पिछली वीडियो में हमने 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को डिस्कस किया और बहुत सारे रिफॉर्म्स के बीच में हमने लिबरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया। तो जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे उसमें से लिबरलाइजेशन हमने डिस्कस कर लिया है। अभी हम प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पे डिस्कस करेंगे और उसका एंड में इम्पैक्ट स्टडी करेंगे। तो प्राइवेटाइजेशन क्या है, आसान भाषा में समझे तो अगर सरकार के पास कोई चीज है वो पब्लिक सेक्टर की है, अगर वो प्राइवेट बंदे को वो चीज बेच देगी तो वो हो जाएगी प्राइवेटाइजेशन। जैसे किसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में डिसइन्वेस्टमेंट होता है, कुछ उसका इक्विटी अगर सरकार बेच देती है, जैसे अभी ना एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, तो उसका कुछ स्टेक सरकार बेच रही है तो आप भी खरीद सकते हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने जो हैं वो भी खरीद सकते हैं, तो वो प्राइवेटाइज किया जा रहा है। और कभी कभी प्राइवेटाइजेशन में आउटराइट सेल होती है, जिसको हम स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, मतलब पूरी की पूरी कंपनी ही बेच दी, जैसे एयर इंडिया को अभी रिसेंटली बेचा था। तो प्राइवेटाइजेशन में भारत एल्यूमिनियम कंपनी बेची गई, हिंदुस्तान जिंक बेचा गया, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेचा गया और टाटा को वीएसएनएल बेचा गया। तो बहुत सारी कंपनीज थी जो पोस्ट 1991 में प्राइवेटाइज कर दी गई कंप्लीटली, और बहुत सारी कंपनीज को लिस्ट किया गया, तो उनका कुछ इक्विटी बेचा गया। ये 95 में हुआ, 96 में, 2000 में, 2005 में, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूड है। पर 91 में हमने कमिटमेंट किया था कि हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे जहां पे भी स्ट्रेटेजिक असेट रखने की जरूरत नहीं है। तो कुछ सेक्टर्स हैं जैसे एटॉमिक एनर्जी, वो तो पब्लिक सेक्टर में ही रहेंगे, पर कुछ चीजों में जैसे एल्यूमिनियम कंपनी थी, ये प्राइवेट सेक्टर भी चला सकता था। तो प्राइवेटाइजेशन करने का हमने कमिटमेंट दिया था, और ये इकोनॉमी के लिए अच्छा भी है, ये एक तरीके से रिफॉर्म है, क्योंकि सरकार को हम कहते हैं कि बिजनेस में नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। फिर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है, सिंपली लोग, गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल की मूवमेंट अक्रॉस बॉर्डर्स। तो हमने इंटीग्रेट किया इंडियन इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लिबरलाइज किए तो ट्रेड बढ़ा, हमारी लो वेज रेट्स की वजह से, और स्किल्ड लेबर भी अवेलेबल था। इंडिया एक ग्लोबल आउटसोर्सिंग हब बन गया ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो बड़े बड़े कंपनीज के जो कॉल सेंटर्स हैं वो इंडिया में है। फिर फॉरेन ट्रेड तो बढ़ा ही, एफडीआई और एफआईआई, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा, क्योंकि बाहर से इन्वेस्टमेंट आने लगी जब हमने इकोनॉमी अपनी खोली। तो ग्लोबलाइजेशन हुआ इंडियन इकोनॉमी का। इंडियन इकोनॉमी और आफ्टर रिफॉर्म्स। तो इंडियन इकोनॉमी के रिफॉर्म्स की चर्चा करेंगे कि इसके बाद क्या हुआ, 91 के बाद उसका क्या इम्पैक्ट था। देखो, जो भी रिफॉर्म्स किए, हमने इंडस्ट्री सेक्टर को प्रमोट किया, सर्विस सेक्टर को प्रमोट किया। इस चक्कर में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जब हमने किया तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रेड बढ़ेगा, इंडस्ट्री को फायदा होगा, सर्विसेज को फायदा होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर काफी सेचुरेट कर चुका था, ये डोमेस्टिक इकोनॉमी में तो ग्रो कर रहा था, लेकिन जब हमने ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़े तो इंडस्ट्री सेक्टर, सर्विस सेक्टर की ग्रोथ इतनी ज्यादा हो गई कि जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का शेयर है वो नीचे आने लग गया। इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ तो हुई, पर उसमें काफी फ्लक्चुएशंस आई, और सर्विस सेक्टर काफी तेजी से बढ़ा, क्योंकि 90s का दौर ही सर्विस सेक्टर का दौर था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी खूब आई इंडिया में, जिसने हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को एड किया। फिर जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में डिक्लाइन हुआ, सब्सिडीज रैशनलाइज की गई, रिड्यूस की गई एग्रीकल्चर सेक्टर की, और उसका असर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स पे भी पड़ा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी ग्लोबल ट्रेड के लिए थोड़ा सा ओपन हुआ, और एग्रीकल्चर सेक्टर नीचे इसलिए जा रहा है क्योंकि सर्विस सेक्टर ऊपर जा रहा है। सेकेंडली, सरकार ने सब्सिडीज कम कर दी एग्रीकल्चर सेक्टर को, अगर जो नेट गेन है सब्सिडीज का वो काफी कम हो गया था। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं, चीपर इंपोर्ट्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज अफेक्टेड डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की,
इंडस्ट्री सेक्टर में क्या हुआ, चीप इंपोर्ट्स आने लगे क्योंकि हमने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कंपटीशन के लिए खोल दिया, बाहर से सामान आ रहा था। तो उसका काफी नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा, इसलिए फ्लक्चुएशंस आई। एमएनसीज इंडिया की इंटरनेशनल बन गई, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, ये सर्विस कंपनीज थी, तो सर्विस सेक्टर इतना ग्रो हुआ कि वो इंटरनेशनल कंपनीज बन गई इंडिया की। और बाहर से कंपनीज टोयोटा, hyundai जैसी इंडिया में काफी भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करने लगी। और उन्होंने एफडीआई किया, एफआईआई भी किया बाहर से। तो अ, इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो तो हुआ, पर फॉरेन ओनरशिप बढ़ी और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कंपटीशन फेस करना पड़ा। फिर उसके बाद जो हमने डिसइन्वेस्टमेंट की थी और प्राइवेटाइजेशन की थी, उसको सरकार ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए यूज किया, तो ये क्रिटिसिज्म भी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं बचा, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर खर्च हो गया, जो भी पैसा कंपनीज को बेच कर आता था। और टैक्स रिडक्शन की गई थी ताकि रेवेन्यू इंक्रीज होगा और टैक्स इवेजन कम होगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं, टैक्स इवेजन भी उतना ही रहा और रेवेन्यू भी कुछ खास, जीडीपी का अगर प्रोपोर्शन डाले तो 14% ऑफ जीडीपी हमारा टैक्स रेशो था तब भी। और टैक्स भी कलेक्शन उतनी ही रही, तो ज्यादा नहीं हुई। और जो टैक्स कंसेशंस फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए दिए गए थे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए कि कोई कंपनी बाहर से इन्वेस्ट कर रही है तो उसको टैक्स कम देना पड़ेगा, उससे सरकार को रेवेन्यू का काफी घाटा हुआ। पर ओवरऑल हम अगर बात करें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, तो इसने ग्रोथ रेट तो हमारा हाई किया, हमने 6 से 7% ग्रो किया 90s के बाद। और कहा जाता है, एक डेरोगेटरी टर्म यूज होती थी, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, 1980 से पहले। तो इसको ओवरकेम किया 90s के बाद। तो ये डेरोगेटरी टर्म थी, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता था कि ये ग्रोथ रेट हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि हिंदू सोसाइटी काफी स्टेगनेंट है। फिर एक पहलू ये भी है, जो हमारा रिफॉर्म्स थे, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बाईपास किया। ज्यादातर कंट्रीज में क्या हुआ, मूवमेंट होती थी एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्री की और इंडस्ट्री से सर्विसेज की ओर। हमारा एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी सीधा सर्विस सेक्टर की ओर बढ़ गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बाईपास ही कर गया, क्योंकि हमारा सर्विस सेक्टर ही ग्रो करता चला गया। इसकी वजह से जॉबलेस ग्रोथ हुआ, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स प्रोड्यूस नहीं हुई। सर्विस सेक्टर में प्रोडक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से कम जॉब्स होती हैं, उनकी सैलरी ज्यादा होती है लोगों की। फिर हम ये कह सकते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स नेसेसरी थे, इनएविटेबल थे, हम क्राइसिस फेस कर रहे थे। और सभी कंट्रीज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पे डिपेंड करती हैं। और अगर कोई समस्या है एलपीजी रिफॉर्म्स की, तो उसका हमें सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। जैसे हमें लेबर इंडस्ट्री, जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, उसे प्रमोट करना चाहिए अगर हम जॉब्स चाहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ साथ, ओपन इकोनॉमी के साथ साथ। लेबर लॉस, अगर हम कोड ले आए अच्छा, जो प्रोटेक्ट करे लेबरर्स को, तो उनकी एक्सप्लॉयटेशन रुक सकती है। क्योंकि कई बार एलपीजी रिफॉर्म्स का ये कहा जाता है कि लेबर लॉस को वायलेट किया, काफी एक्सप्लॉयटेशन हुई प्राइवेट सेक्टर में, तो उसका सोल्यूशन है। तो हम ये कहेंगे जो भी एलपीजी रिफॉर्म्स हुए हैं वो अच्छे हैं। अगर इसका कोई ड्रॉबैक है तो उसके लिए सरकार को नीति लानी चाहिए। इससे हमारा इंडियन इकोनॉमी की इंट्रोडक्शन खत्म होती है, जो हमारा 1947 से अब तक इकोनॉमिक पॉलिसी मोटी मोटी रही है।